सबसे पहली बात, अगर आपने थंबनेल में कॉमिक्स वर्स को देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका रीजन मैं वीडियो के आखिरी तक बता दूंगा। दूसरी बात, जब मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की तब इसके 2 दिन बाद एक बड़े चैनल ने सेम टॉपिक पर वीडियो अपलोड की। इसमें मुद्दा सेम ही था कि जिस ढंग से मैंने ब्रांच टाइमलाइन को समझाया है और उसने भी उसी ढंग से ब्रांच टाइमलाइन को समझाया है। यहाँ कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक समय पर 2 लोगों को सेम आइडिया आ सकते हैं। और इसमें अच्छा ये है कि ये आइडिया सबसे पहले मेरे पास आया था। और हाँ, अब तक पूरे इंटरनेट पर इस टॉपिक के बारे में अब तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की थी और इस ढंग से इन ब्रांच टाइमलाइन को डिकोड नहीं किया था। अच्छी बात यह है कि हम दोनों के कॉन्सेप्ट और थ्योरीज मिल तो रही हैं, लेकिन मुझसे एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो को अपलोड किया तब इसकी बैकग्राउंड नॉइज में काफी परेशानी सी आ रही थी। मतलब एक ढंग से बैकग्राउंड म्यूजिक के एल लग गए थे और इसीलिए आप में से सभी लोगों ने ये कहा कि इस वीडियो को फिर से रीअपलोड करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट और थ्योरीज काफी अच्छी हैं। तो भाई लोग, ये वही वीडियो है, पर इसमें कुछ नई थ्योरीज ऐड की गई हैं, क्योंकि लोकी, आरडीजे डॉक्टर डूम, आरडीजे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ये एक साथ एक जगह देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारा पहला एपिसोड है रीवॉच एमसीयू फॉर अवेंजर्स डूम्सडे, इसमें हम अपने पहले एपिसोड को कवर करेंगे जो है टाइमलाइंस और ब्रांच टाइमलाइन। और आप ये समझो कि जैसे इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन्स एक महत्व रखते थे, वैसे ही मल्टीवर्सल सागा में ये टाइमलाइंस और ये ब्रांच टाइमलाइंस महत्व रखती हैं। तो थोड़ा समय निकाल कर ये पूरी वीडियो देख लो। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना जहां पर भी अच्छा लगे। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सेक्रेट टाइमलाइन में ये जितनी भी टाइमलाइंस हैं वो सभी इवेंट्स की हैं जो मल्टीवर्स में हो रहे थे और होंगे। जो भी हमें डायलॉग सुनाई दिए वो सभी एक खास इवेंट के ही हैं जिन्हें सेक्रेट टाइमलाइन में होना ही था। आप मेरी तरफ से एक बार और सुनना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये वही सारे इवेंट है जो हीरोमैन चाहता था कि सेक्रेट टाइमलाइन पर हो। और कमाल की बात यह है कि कैप और पैगी का ये इवेंट जब कैप 1949 में चले गए थे तब ये सीन समझना शुरू होता है। और लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में जहां लोकी और सिल्वी ह्यूमंस के सिटाडेल के सामने थे, तब ये सीन यहाँ खत्म होता है। और अभी जो लीक हमारे सामने आए हैं कि कैप्टन अमेरिका का 1949 में होना ये इनकर्जन का सबसे बड़ा कारण होगा और यही एक पहला इवेंट भी होगा। लीक्स में लोकी और आरडीजे डॉक्टर डूम और कई स्टंट डबल भी देखने को मिले हैं। तो अब ये क्लियर भी हो गया है कि यहाँ पर ये कांड जो हो रहा है वो कैप की वजह से ही है। साथ ही लोकी और सिल्वी जब सिटाडेल थे और सिल्वी ने ह्यूमंस को मार दिया था, तब से मल्टीवर्स में कई सारे ब्रांच टाइमलाइन बनने लगी और ये भी एक ढंग से शुरू हो गया इनकर्जन का कारण बनना। और अगर इन ब्रांच टाइमलाइन का बनना अगर हम टीवीए की भाषा से समझे तो इसको नेक्सस इवेंट कहा जाता है, जो अब कई सारे बन चुके हैं। मतलब सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट्स में अगर कोई रुकावट डालता है तब वो एक नेक्सस इवेंट बन जाता है। और यही पॉइंट एक ब्रांच रियलिटी को जन्म देती है जो होती है एक ही यूनिवर्स पर। फॉर एग्जाम्पल, एंड गेम का इवेंट जब लोकी को उठाया गया तब वो एक नेक्सस इवेंट था, पर वो हो रहा था 616 पर। लेकिन इसी टाइमलाइन पर आगे एंड गेम भी होना था जो हो रहा था सेक्रेट टाइमलाइन पर। मतलब आपका एक ऐसा डिसीजन जो विधि के विधान के खिलाफ है, जो टीवीए बताता है, वो इन इवेंट्स में आपको अलग ही हाईलाइट कर देगा। मतलब वो कांड वैसे नहीं हो रहे हैं जैसे उनको होना चाहिए थे और इस हाईलाइट से जो रियलिटी बनेगी उसको कहा गया है ब्रांच टाइमलाइन, पर वो होगी एक ही यूनिवर्स पर। और इसके पीछे का रीजन हमें एंड गेम में ही दे दिया था, जब हल्क कहता है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता। और ये चीज बिल्कुल भी सेंस बना रही है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि एक लाइन पहले से खिंच गई है और इस खिंची हुई लाइन पर आप फिर से किसी भी पॉइंट से वो लाइन फिर से ड्रॉ करना शुरू करते हैं, वो भी उसके ऊपर, तो पहली वाली लाइन तो मिटेगी नहीं क्योंकि वो डिसाइड हो चुकी है, लेकिन जो दूसरी लाइन आप खींच रहे हो वो उसको ओवरलैप करेगी। अब यहाँ ये जो लाइन पहले से डिसाइड है उसको हम सेक्रेट टाइमलाइन की टाइमलाइंस मान सकते हैं, जिसको हम कहने को 616 भी कह सकते हैं। अब इसकी वजह कोई टाइम ट्रेवल हो या कोई नेक्सस इवेंट, लेकिन ये लाइन टाइम के कॉन्सेप्ट से बन रही है। और अगर हम यहाँ पर जितनी भी लाइन को ड्रॉ करते रहे वो सब होगा एक ही यूनिवर्स पर। मतलब टाइम ट्रेवल या नेक्सस इवेंट से ये जो दोबारा लाइनें बन रही हैं वो हो रही हैं सिर्फ एक ही यूनिवर्स पर, या एक अर्थ या एक जगह पर। मतलब कोई दूसरा यूनिवर्स तैयार नहीं हो रहा है। अब इन पॉइंट से फ्यूचर तो नहीं बदलेगा, लेकिन पास्ट में जाकर एक रियलिटी नई क्रिएट हो रही है जो फ्यूचर में आगे दिक्कत करेगी। लेकिन टीवीए ने इसको नोटिस करने के लिए एक ब्रांच टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट दिया, जो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं एक टाइम फ्लो के हिसाब से निकाल दिया। वास्तव में 616 पर कई सारे ऐसे नेक्सस इवेंट क्रिएट हुए हैं जहां टुकड़ों में अलग अलग जगह ब्रांच टाइमलाइन बनी है। मतलब पास्ट या फ्यूचर के कुछ ऐसे छोटे छोटे इवेंट जहां एक अल्टरनेट पास्ट और फ्यूचर देखने को मिला। अब इसे ऐसा देख लो कि जब अवेंजर्स ने टाइम डकैती की और जब उन्हें इन्फिनिटी स्टोन चाहिए थे, तब वो सेक्रेट टाइमलाइन पर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर गए
और वहाँ से एक ब्रांच रियलिटी क्रिएट हुई। पर अवेंजर्स एक ही यूनिवर्स और एक ही अर्थ पर थे और यहाँ जितना भी कांड हो रहा था एंड गेम में, वहाँ TVA भी साथ दे रहा था, क्योंकि जब लोकी कोर्ट में ये कहता है कि मैंने वहाँ पर 2 टोनी स्टार को सूंघा है और उन्होंने टाइम ट्रेवल किया तो अवेंजर्स को यहाँ होना चाहिए। रवोना कहती है कि उन्होंने वैसा ही किया जैसे उन्हें करना था, प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम के आधार पर, और हम भी इस इवेंट पे नजर रख रहे थे। सब ने इन्फिनिटी स्टोन्स को उठाया था पर सिर्फ लोकी को ही धरा गया, क्योंकि लोकी से जो ब्रांच रियलिटी क्रिएट होती वो ह्यूमन्स की नजर में किसी काम की नहीं थी और ऐसे लोकी एक वेरिएंट बना। और हाँ, वेरिएंट किसी दूसरे यूनिवर्स के नहीं होते बल्कि उन्हें वर्जन कहा जाता है। वेरिएंट तब बनते हैं जब नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है और वो एक नए पाथ को चुनने लगते हैं और तब TVA की नजर इन पर जाती है, क्योंकि TVA का पूरा नाम ही है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो सिर्फ लोकी सीजन 1 तक वेरिएंट्स को उठाने का काम करती थी। अब अगर इस सवाल पे नजर डालें कि क्या टाइमलाइंस किसी कैरेक्टर या यूनिवर्स की है, तो इसका आंसर आपको इन पॉइंट्स में मिल जाएगा। नंबर 1, जब TVA सिल्वी को ढूंढ रही थी तब सिल्वी को TVA नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि सिल्वी प्रलयकारी इवेंट पे छिप रही थी, जिससे कोई आगे ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है जैसे थॉर रैग्नारॉक। और अगर वाकई सेक्रेट टाइमलाइन में किसी एक कैरेक्टर की टाइमलाइन होती तो यहाँ सिल्वी की भी टाइमलाइन होती और TVA इसे तुरंत ढूंढ लेता। वहीं अगर प्रलयकारी इवेंट्स को बदल दिया जाए तब वहाँ से एक और नई ब्रांच टाइमलाइन देखने को मिलती है, जो बिल्कुल सीधी और अजीब सी होती है। जैसे लोकी और सिल्वी को हमने मून की तबाही पर देखा था, सेम वैसे ही। कुल मिलाकर आप ये तो समझ गए होंगे कि सेक्रेट टाइमलाइन अलग अलग यूनिवर्स के इवेंट्स की है, जिनको वैसा ही होना है जिससे लूम बरकरार रहे, और इसी को प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम भी कहा गया था। अब ये समझने के बाद एक सवाल मन में ये भी आता है कि इन सेक्रेट टाइमलाइन पर एक सिंगल कैरेक्टर का वजूद क्या है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और इन सब में किसी एक सिंगल कैरेक्टर का वजूद कैसे ढूंढे? तो इसका जवाब भी है मेरे पास। लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड में जब लोकी को एक्सट्रैक्ट किया गया, जहां लूम के राइट साइड में टाइमलाइंस बनना शुरू होती है वहां से, तो यहाँ ये जितने भी टाइम के छोटे छोटे फ्लो हैं वो एक कैरेक्टर की पूरी लाइफ है। विक्टर टाइमली जितने बार भी मरा वो ऐसे ही फ्लो में टूटा। वही लूम का सिद्धांत वैसा ही है जैसे कपड़े बुनने वाली लूम का होता है। एक तरफ छोटे छोटे कई सारे रेशे होते हैं और दूसरी तरफ रोप बन के तैयार होती है, जो इन छोटे छोटे रेशों से मिलकर एक रोप ही बनाती है। सेक्रेट टाइमलाइन में ये जितनी भी टाइमलाइंस हैं वो एक रस्सी की तरह हैं, और ये कपास के छोटे छोटे रेशे ये सिंगल कैरेक्टर की एक पूरी लाइफ है, जो इन रस्सी नुमा टाइमलाइन में हर एक इवेंट में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि जो हम 616 यूनिवर्स देख रहे हैं वो असल में 616 यूनिवर्स है ही नहीं। ह्यूमन्स ने इसे अपने हिसाब से बदला है। शुरुआत में मतलब ह्यूमन्स के कंट्रोल से भी पहले एक 616 था, फिर मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ और तब ये पूरे मल्टीवर्स ह्यूमन्स के कंट्रोल में आया, और यहाँ ह्यूमन्स ने फिर से कई सारी सेक्रेट टाइमलाइन और यूनिवर्स को रीराइट करना शुरू किया, और जो हम अभी MCU में देख रहे हैं वो ह्यूमन्स के द्वारा लिखा गया 616 है। ह्यूमन्स ने जब सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया तब उसने कई यूनिवर्स पे रिसर्च किया था, इसीलिए जो ओरिजिनल 616 था उसे एक्सट्रैक्ट किया गया और कुछ टाइमलाइन आइसोलेट कर सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया। मतलब ओरिजिनल 616 पर एक्समैन, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर ये शायद एक साथ रहते हों, बिल्कुल शायद 838 यूनिवर्स जैसे, और इसलिए जब सुपर हीरोज जब एक साथ रहते हैं तब उनके विलन्स भी एक साथ एक ही अर्थ पर होंगे, और इसीलिए जब सुपर हीरोज एक साथ एक अर्थ पर थे तब इनके विलन भी एक साथ एक ही अर्थ और यूनिवर्स पर होंगे। हीरोज वर्सेस विलन्स के बीच में लगातार भयंकर फाइट होती रहेंगी, और हर एक बैटल एक इवेंट है जिस पर नजर रखना ह्यूमन्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था, और इसको ह्यूमन्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल भी हो जाता। इसीलिए ह्यूमन्स ने ओरिजिनल 616 से जो पिछले मल्टीवर्स में मौजूद था उनसे 3 टाइमलाइंस और उनके 3 यूनिवर्स को अलग किया, जिनमें नंबर 1 है एक्समैन, फिर है फैंटास्टिक फोर और तीसरा है 616 के अवेंजर्स। इन 3 टीमों को अलग अलग यूनिवर्स में फेंक दिया गया और इनकी एक अलग अलग सेक्रेट टाइमलाइन कर दी इनके इवेंट्स के हिसाब से। और यही कारण है कि MCU में कहीं एक्समैन के यूनिवर्स में अवेंजर्स देखने को नहीं मिलते और अवेंजर्स के यूनिवर्स में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर देखने को नहीं मिलते। मे बी 616 पर एक्समैन, फैंटास्टिक फोर हो और उन्हें ये नहीं पता हो कि उनकी भी एक सुपर लाइफ थी। शायद किसी ने उनकी कहानी और उनकी मेमोरी को पूरे ढंग से बदल दिया है, और इसी चीज से टाइमलाइंस और ब्रांच टाइमलाइन पे नजर रखना ह्यूमन्स के लिए और भी आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो प्रेजेंट टाइम में 616 है उसमें जो एंड गेम वाला पूरा इवेंट है वो थैनोस पर सेंटर्ड है। एक्समैन के यूनिवर्स में जो इवेंट है वो लोगन की डेथ पे सेंटर्ड है। मतलब सेक्रेट टाइमलाइन में थैनोस और एंड गेम वाला इवेंट और एक्समैन के यूनिवर्स में लोगन की डेथ वाला इवेंट। यहाँ तक सारी कहानी TVA के हिसाब से चलती, और इसके बाद टाइमलाइंस खुद ही नष्ट होना शुरू हो जाती, जैसा हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा। और ये होना भी था क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से ह्यूमन्स इस लूम को फिर से रीस्टार्ट कर देता।
बात रहेगी फैंटास्टिक फोर के 828 यूनिवर्स की, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन्स ने इनकी कहानी को ऐसे लिखा होगा कि जब फैंटास्टिक फोर को पावर मिली होगी तब ये सभी मर गए होंगे, क्योंकि इन्हीं के यूनिवर्स की वजह से डॉक्टर डूम और कैंग का जन्म हुआ है। तो ह्यूमन्स ऐसे अपने सबसे बड़े 2 विलन को क्यों रखेगा। वही मुझे ये भी लगता है कि इन टाइमलाइंस में 30वीं शताब्दी की कोई भी टाइमलाइंस को नहीं रखा गया, क्योंकि अगर ह्यूमन्स ने ऐसे रखा होता तो विक्टर टाइमली को ये 18वीं शताब्दी में पैदा नहीं किया होता। इसीलिए जो टाइमलाइंस है, चाहे हम बात करें सेक्रेट टाइमलाइन की या मल्टीवर्सल ट्री की, इनकी किसी भी हर एक पॉसिबिलिटीज में 30वीं शताब्दी की कोई भी टाइमलाइंस नहीं बन सकती, क्योंकि एंड गेम और लोगन की डेथ से पहले हमेशा ये टाइमलाइन फिर से रीसेट हो जाया करती थी। साथ ही अब आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एशियंट 1 ने 2012 में हल्क को क्या ज्ञान दिया था और इसी का यूज कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605,000 पॉसिबिलिटीज देखने में किया। एशियंट 1 ने बताया कि स्टोन्स हटे तो नई टाइमलाइंस बनेगी, टाइम फ्लो टूटेगा, जो तुम्हारी टाइमलाइंस के लिए सही होगा लेकिन हमारी टाइमलाइंस के लिए नहीं। एशियंट 1 जानती थी कि यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स की कहानी आगे क्या होगी, इसलिए वो 2012 में डॉक्टर स्ट्रेंज को अच्छे से जानती थी। बस ये वो उस पल का इंतजार कर रही थी कि कब उनको वो मुक्ति मिले। और यहाँ इस चीज को मेंशन भी एशियंट 1 ने किया है कि वो इस पल को कई बार देख चुकी हैं, वरना 2012 वाला इवेंट जो हो रहा था लोकी वर्सेस अवेंजर्स वाला मुद्दा, एशियंट 1 चाहती तो 1 सेकंड नहीं लगाती इसको निपटाने में। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज और एशियंट 1 इन दोनों को टाइमलाइंस वाला कॉन्सेप्ट पता था और उन्हें ये क्लियर भी पता था कि इन सब से कैसे ब्रांच टाइमलाइन और रियलिटी बनेंगी। मुझे तो अब ये भी समझ में आ रहा है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को मरवाया उसके पीछे बस यही रीजन है कि ब्रांच टाइमलाइन और टाइम के फ्लो ना बटे, और इसका रीजन तो यही है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद टाइम स्टोन को रखते हैं और उन्होंने टोनी के साथ अपने टाइम स्टोन को भी दांव पे लगा दिया है। और मैं है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वापस भी आ सकता है, क्योंकि अब तो ब्रांच टाइमलाइन बन रही है, मन चाहे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ब्रांच टाइमलाइन का कोई भी लफड़ा नहीं है। तो डॉक्टर साहब आयरन मैन और टाइम स्टोन के लिए एक टाइम ट्रेवल तो कर ही सकते हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन ने सबको परेशान किया है कि अगर ब्रांच टाइमलाइन बनती है तो क्या उसके साथ एक नया यूनिवर्स आता है। बस एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ और अचानक से एक नया यूनिवर्स सामने आया जो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स के पास्ट इवेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है। मतलब इस एग्जांपल से ऐसा समझो कि जब लोकी 2012 में भागा तब यहाँ पर एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई, तो क्या ये ब्रांच टाइमलाइन एक नया यूनिवर्स है? तो इसके जवाब के लिए हम कई सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। नंबर 1, लोकी 616 पर ही था, भागने से पहले और भागने के बाद भी। भागने से पहले वो एक सेक्रेट टाइमलाइन के पाथ को फॉलो कर रहा था जहां उसकी आगे थैनोस के हाथों डेथ हो जाती, लेकिन जब लोकी टेसेरेट उठा के भागा तब उसने अपना पाथ बदल दिया। भले ही वो 616 पर ही था लेकिन भागने से उसकी कहानी बदलने वाली थी जो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से नहीं होनी थी। इसलिए ये जो बदली हुई कहानी है लोकी की, इसने लोकी को एक वेरिएंट बना दिया। और ये जो लोकी का कांड हुआ है ब्रांच टाइमलाइन वाला, वो इस सेक्रेट टाइमलाइन का एक अल्टरनेट पास्ट बन जाता है, मतलब एक दूसरा पास्ट जिसको टीवीएन नोट करने के लिए ब्रांच टाइमलाइन कहता है। अब इसका नुकसान क्या है, तो टाइमलाइंस में कई सारी रियलिटी और भी बन रही हैं और इसकी वजह से जो सेक्रेट टाइमलाइन है या किसी भी यूनिवर्स की कोई भी टाइमलाइन है उसमें क्रोनल ग्रेविटी बढ़ जाती है, जिससे वो मुड़ने लगती हैं और टाइमलाइंस आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। और इस ढंग से इनकर्जन के 2 कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। पहला, जब ब्रांच टाइमलाइन आपस में टकराती हैं तब 2 रियलिटीज के बीच में इनकर्जन होता है, जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। लेकिन जब 2 सेक्रेट टाइमलाइन के बीच में टकराव होता है तब 2 अर्थ एक दूसरे के सामने आती है। इन सब के शुरुआती कारण तो सिर्फ यही है कि अगर किसी भी सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच टाइमलाइन बनती है तो इनकर्जन दोनों ढंग से हमें देखने को मिलते हैं। इसे ऐसा समझो कि जब हल्क और नेबुला ने टाइम ट्रेवल के बारे में समझाया था कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, तो जो एक सॉलिड फ्यूचर है वो सेक्रेट टाइमलाइन पर है और उनमें सारे इवेंट्स आते हैं और उनको वैसा ही होना चाहिए जो ह्यूमन्स चाहता था। अब जो पास्ट में गड़बड़ हुई है, मतलब नेक्सस इवेंट जैसी चीजें सामने आई हैं, अब एक नई रियलिटी ब्रांच टाइमलाइन बनी है, वो भी सेम यूनिवर्स पर। इसे मैं और भी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 616 की जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसमें 0 से एंड तक सारे इवेंट को तय कर दिया गया है, लेकिन अगर किसी भी वजह से एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है तब टीवी की नजर इस पर जाती है। वो इसकी वजह को प्रोन कर देगा या वापस से शाश्वत समय रेखा पर भेज देगा, जैसे लोकी सीजन 1 में हुआ है। वही लोकी और मूवियस ब्रैड को ढूंढने सेक्रेट टाइमलाइन पर गए थे, मतलब उन इवेंट्स पर जो टाइमलाइंस में होने हैं, लेकिन सिल्वी 1982 की ब्रांच टाइमलाइन पर थी। मतलब सेक्रेट टाइमलाइन में 1982 में कोई नेक्सस इवेंट हुआ होगा जिससे 1982 के बाद की रियलिटी बदली और एक ब्रांच टाइमलाइन बनी। ये सेम उसी ढंग से है जब अवेंजर्स ने टाइम डकैती की और वो 616 यूनिवर्स पर ही थे, फिर उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को उठाया, इवेंट बदले और ये बदली हुई कहानी एक रियलिटी बना देती है सेम यूनिवर्स पर। जैसे टोनी का अपने फादर से मिलना
एशियन वन और हल्क के बीच की बातचीत, कैप का पैगी के साथ रहना और लोकी के साथ हुई ये सारी गड़बड़ी, इन सारी अल्टरनेट चीजों को एक ब्रांच टाइमलाइन से गिना जा सकता है। और हमने ये जितनी भी सेक्रेट टाइमलाइंस देखी थी उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी सेक्रेट टाइमलाइन है वो है 616 की। इसीलिए हम टीवी की स्क्रीन पर कई जगह 616 टाइमलाइन देख सकते हैं और यहाँ पर तो इस ब्रांच टाइमलाइन का नाम भी मेंशन है 616.001.QR435। ज्यादातर स्क्रीन पर 616 मेंशन होता ही है, इसलिए क्योंकि मल्टीवर्स का जो सेंट्रल यूनिवर्स है वो 616 है। मतलब पूरे मल्टीवर्स में जो सेंटर का यूनिवर्स है वो 616 है। अगर यहाँ पर ब्रांच टाइमलाइंस और बाकी सारी चीजें होती हैं जिनमें किसी भी वजह से ब्रांच टाइमलाइन बनती हैं और उसकी वजह से ये 616 की सेक्रेट टाइमलाइन की क्रोनल ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अब जब क्रोनल ग्रेविटी बढ़ेगी तो आपस में जितनी भी टाइमलाइंस है या जितने भी यूनिवर्स हैं वो इस यूनिवर्स से खिंचने लगेंगे और यही जो दूसरे यूनिवर्स का खिंचाव है क्रोनल ग्रेविटी की वजह से, यही इनकर्जन है और इसी की वजह से बाकी दूसरे यूनिवर्स की अर्थ 616 के अर्थ के पास में आने लगती है। 616 का मल्टीवर्स के सेंटर में होने की वजह से पूरे मल्टीवर्स के लिए ये सारी चीजें और भी खतरनाक हो जाती हैं। साथ ही जो ब्रांच टाइमलाइन वाला इनकर्जन होगा, मतलब पास्ट और फ्यूचर की रियलिटी एक प्रेजेंट टाइम में कोलैप्स करेगी, तब वहाँ पर एक नाम और भी मेंशन होगा जिसको कहा जाएगा टाइम क्वेक। जैसे अर्थक्वेक होता है अर्थ का हिलना, वैसे ही टाइम क्वेक होगा और जब जब ये टाइम क्वेक होगा तब तक पास्ट और फ्यूचर से बहुत सारी चीजें प्रेजेंट में अचानक से आ जाएंगी और यही ब्रांच टाइमलाइन की रियलिटी का कोलैप्स, इनकर्जन या टाइम क्वेक है। इसीलिए लोकी सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में जो डॉक्स ने टाइमलाइंस को उड़ाया था, ये जो 616 वाली, इसके पीछे रीजन यही था कि वो 616 यूनिवर्स को बचाना चाह रहे थे। साथ ही एक कारण ये भी था कि 616 की ब्रांच रियलिटी से डॉक्टर डूम भी तो पैदा हो सकता है, मतलब आयरन मैन का कोई ऐसा वेरिएंट जो किसी ब्रांच रियलिटी में डॉक्टर डूम बन जाए। लेकिन यहाँ डॉक्स ने किसी के कहने पर ये चीज नहीं होने दी, तो 616 की ब्रांच रियलिटी से डॉक्टर डूम अब तो नहीं दिखाई देगा। वही ये चीज भी समझने वाली है कि माइकल वॉल्ड्रॉन, जिन्होंने लोकी सीरीज और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लिखा है, उन्होंने बताया है कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना ये अलग चीज है और किसी ब्रांच टाइमलाइन में ट्रेवल करना ये चीज बहुत अलग है। एंटमैन ने भी अपनी बुक में ये मेंशन किया था कि उन्होंने स्टोन्स के लिए अल्टरनेट टाइमलाइंस में जंप किया। मिस मिनट के ये वचन की ब्रांच टाइमलाइन बनने की वजह से एक बैटल शुरू हो जाएगी, मतलब मल्टीवर्सल वॉर होगी, जो होगी यूनिक टाइमलाइंस की सुप्रीमेसी के लिए। यहाँ मिस मिनट ब्रांच टाइमलाइन को टकराते हुए दिखाती है और बता रही है कि फ्यूचर में लोग टाइमलाइंस को बचाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन ये होगा कैसे? तो ब्रांच टाइमलाइन एक ही यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर को जो भी चेंज किया गया है उसके एक अल्टरनेट आउटकम से बनी है। मतलब जब ये सोचो कि लोकी ने टेसेरेट उठाया, अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, तब एक ब्रांच टाइमलाइन बनी, ना कि एक नया यूनिवर्स। और अगर एक यूनिवर्स बनता तो वो कैसे अपने सेम इवेंट्स के साथ 13.6 बिलियन साल पुराना एक समांतर जैसा बन जाता और प्रोन होके मिट भी जाता, तो एक नई यूनिवर्स क्रिएट होने वाली बात यहाँ बिल्कुल भी लागू नहीं होती। अब आगे ये होगा कि सेक्रेट टाइमलाइन में ये जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन जब कोलैप्स करेंगी, तब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा इनकर्जन देखने को मिलेगा। मतलब हम सड़क पर कार की लाइट देख सकते हैं, कार नहीं, सड़क पर सागर भी है, ब्रिज भी है और कई सारी बिल्डिंग कोलैप्स भी कर रही हैं। ये टाइम क्विक की वजह से भी हो सकता है, जहाँ अचानक से रियलिटी सामने आ जाती है और बस यही कांड एक यूनिवर्स की क्रोनल ग्रेविटी को बढ़ा देता है। इसकी वजह से इस यूनिवर्स के आसपास जो यूनिवर्स होंगे वो इस बढ़ी हुई क्रोनल ग्रेविटी वाले यूनिवर्स की तरफ खिंचने लगेंगे और ऐसे एक अर्थ दूसरे अर्थ के पास आ जाएगी। और हाँ, मल्टीवर्स को जिन टाइमलाइन से दिखाया गया है उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मल्टीवर्सल ट्री की फॉर्म में है या एक सर्कल की फॉर्म में, क्योंकि ये सिर्फ टाइमलाइंस हैं जिनसे मल्टीवर्स के इवेंट्स को समझा जा रहा है। जैसे दिल की धड़कन देखने के लिए जो ये पैटर्न बनता है, तो इस पैटर्न से आप दिल को नहीं समझ सकते, बस आप हार्ट रेट को समझ सकते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है और ये कब तक काम करेगा, क्या ये सही है या डेड हो चुका है। वैसे ही पूरा मल्टीवर्सल एक हार्ट की तरह है और ये जो मशीन है जो दिल की धड़कन चेक करती है वो टीवीए के ये मॉनिटर और टीवीए है। क्योंकि अब तक हमें मल्टीवर्सल टाइमलाइन को दो ढंग से दिखाया है, पहला लोकी का मल्टीवर्सल ट्री, दूसरा जो कैंग ने जेनिट के सामने दिखाया था। यहाँ बस लोकी ने ये जितना भी कुछ किया है उससे इन टाइमलाइंस और मल्टीवर्स को बस थोड़ा समय मिल गया है। सेम चीज कैंग ने जब मल्टीवर्स के इन टाइमलाइंस को दिखाया, वहाँ पर भी यही चीज है। कैंग और लोकी की मल्टीवर्सल टाइमलाइन में बस एक चीज साफ है कि कौन कितनी देर के लिए मल्टीवर्स को जिंदा रख सकता है। बस फर्क यहाँ पर इतना है कि इसे करने में अगर किसी मशीन का यूज किया जाए या किसी गॉड का।
फिर इसके बाद आखिरी सवाल पर आते हैं कि मैंने थंबनेल पर कॉमिक्स वर्स का फोटो क्यों लगाया। तो भाई लोग बात ऐसी है कि मैं चाहता था कि ये वीडियो सब तक पहुंचे, और अगर मैं कॉमिक्स वर्स का नाम यूज नहीं करता तो ये वीडियो 20,000 लोगों तक भी नहीं जा पाती। इसीलिए मुझे लगा टॉपिक नया है, अच्छा है, और शायद आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं थैंक यू कहता हूँ मोहित भाई को। मैंने उनसे परमिशन ली लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और थंबनेल भी कॉमिक्स वर्स जैसा ही है तो इसका भी मैं कुछ जल्दी करता हूँ। और हाँ भाई लोग, सब्सक्राइब कर दो, बहुत छोटा है अपना चैनल और मैं भी जी फाड़ मेहनत कर रहा हूँ, तो एक सपोर्ट दे के यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तक ये चैनल शायद चलेगा, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। तो अच्छा सपोर्ट मिला और सब्सक्राइब किया तो मिलते रहेंगे।